हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ मी में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी पेडागॉजी पढ़ेंगे। सीटेट में 150 क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल, जिसमें से 75 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन पेडागॉजी के पूछे जाते हैं। जिन्हें पेडागॉजी समझ में आती है उन्हें सीटेट पास करना बहुत आसान लगता है, और जिन्हें नहीं समझ में आती पेडागॉजी वो सीटेट नहीं पास कर पाते हैं। तो अगर आप इस बार सीटेट पास करना चाहते हैं तो आपको अपना सारा फोकस या फिर मेन फोकस जो है पेडागॉजी पे करना है। अगर आप पेडागॉजी के क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप इजली सीटेट पास कर जाएंगे। अब आप कहेंगे कि कैसे, क्योंकि 75 नंबर की ही पेडागॉजी आती है। तो देखिए, सीटेट में आपके 75 नंबर की पेडागॉजी आती है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप 70 नंबर की पेडागॉजी के क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, और 30 नंबर के आपके जो है गद्यांश और पद्यांश आता है। 2 लैंग्वेज होता है, आप जो भी लैंग्वेज लेंगे हर लैंग्वेज में 15 नंबर के आपके गद्यांश और काव्यांश से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी अपठित गद्यांश जो होता है। तो इस प्रकार 30 नंबर हुए, और ये आप इजीली कर लेंगे। कितना भी आप कम करेंगे तो इसमें से 25 क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे। तो आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 5 और 7 2 9 यानी 95। जनरल के लिए पासिंग मार्क्स कितना है, तो 90 नंबर है। ठीक तो हो गया ना। आप किसी भी कैटेगरी को हो, आप क्या कर लेंगे, सीटेट पास कर लेंगे। कैसे, आपको पेडागॉजी समझना है। तो आज से मैं हिंदी पेडागॉजी की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, उन्हें भी बता दीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट की फ्री में तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाषा में उत्पादक कौशल है क्या है। तो पहले हम जान लेते हैं कि भाषा कौशल क्या होते हैं। तो 4 भाषा कौशल होते हैं। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं भाषा कौशल, तो सुनना और बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है, भाषाई कौशल या भाषा कौशल है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और चारों भाषा कौशल जो है आपस में अंतः संबंधित होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो बहुत बार पूछा गया है कि भाषा कौशल क्या क्या होते हैं। तो ये आपस में अंतर संबंधित होते हैं और क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। इनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। भाषा कौशलों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, उत्पादक कौशल और ग्रहणात्मक कौशल। जिस तरीके से आप सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रहणात्मक कौशल। जैसे आप सुन के किसी चीज को क्या करते हैं, सीखते हैं। पढ़ को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये आपके ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आएंगे। उत्पादक कौशल के अंतर्गत वे कौशल आते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी बात को या अपने ज्ञान को व्यक्त करते हैं। जैसे बोलकर आप व्यक्त करते हैं या फिर लिखकर व्यक्त करते हैं, तो ये उत्पादक कौशल कहलाते हैं। बोलने और लिखने के कौशल, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही हो जाएगा। भाषा में उत्पादक कौशल है बोलने और लिखने के कौशल। जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो वह किस प्रकार का पठन कहलाता है। सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, एक्सट्रापोलेशन या विश्लेषण। देखिए, विशिष्ट सूचना यानी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जब कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो आप उसे बारीकी से पढ़ेंगे ना,
क्या पढ़ेंगे? बारीकी से। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। जब कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है तो हम सरसरी तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन सब इम्पोर्टेंट चीज़ है तो हम क्या करेंगे? बारीकी से पठन करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। भाषा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव समान होती है, सदैव अलग होती है, समान हो सकती है, सदैव टकराहट से गुजरती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, घर की भाषा और विद्यालय की भाषा समान हो सकती है। आपको पता है कि प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से लेके 5 तक के स्कूल जो है घर के 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और 6 से लेकर 8 तक का जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत दूर से आया हो विद्यालय में पढ़ने, उसकी घर की भाषा कुछ और हो, विद्यालय की भाषा कुछ और हो, ऐसा हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सदैव समान होगी या सदैव अलग होगी। कभी कभार हो सकता है कि किसी बच्चे की अलग हो, समान हो सकती है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं, औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं। देखिए, अर्जित करना और सीखना दोनों चीजें जो है अलग है। अर्जित करना यानी स्वतः सीख जाना। जैसे हम लोग प्रथम भाषा यानी मातृभाषा को स्वतः सीखते हैं, उसके लिए हमें अलग से प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो कोई भी कुछ कहता है तो उसी चीज़ को रिपीट करते हैं यानी अनुकरण करते हैं, और इसी तरह धीरे धीरे वो भाषा सीख लेते हैं। लेकिन जब वो विद्यालय में जाता है, कोई और भाषा सीखता है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। तो उसे कहते हैं अधिगम, सीखना। ठीक। और अर्जन जो है वो स्वतः हो जाता है, जैसे कि मातृभाषा सीखते हैं। तो प्रथम भाषा वह भाषा है, किसे कहते हैं हम लोग प्रथम भाषा? मातृभाषा को ही तो हम लोग प्रथम भाषा कहते हैं ना। तो प्रथम भाषा तो हम लोग स्वतः सीखते हैं यानी अर्जित करते हैं, इसमें प्रयास नहीं करने पड़ता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी। बताइए बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? स्पष्ट एवं शुद्ध। देखिए, छोटे बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो स्पष्ट एकदम बोलेंगे और शुद्ध बोलेंगे। आपको पता है कि प्राथमिक कक्षा में जो है बच्चे वो छोटे होते हैं, तो ये तो जरूरी नहीं है कि वो स्पष्ट एवं शुद्ध बोले। अलंकारिक भाषा यानी व्याकरण का प्रयोग, मधुर वाणी, ये सही है, लेकिन इससे भी ज्यादा सही आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। कब क्या बोलना है, कैसे बात करना है, किसी ये सीखना ही बोलना कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक डिल का अंश नहीं है? बताइए। विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति में दोहराते हैं, विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, विद्यार्थी डिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं।
नहीं है। देखिए नहीं आया है ना क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन कैसे हो गया, निगेटिव हो गया है। जब क्वेश्चन आपका निगेटिव है, नकारात्मक है, तो जो आंसर आपका नकारात्मक है यानी निगेटिव है, वही वाला उत्तर होगा। तो विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, ये पॉजिटिव है। विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, ये भी सही है। विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं। देखिए व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, वो व्याकरण को रट रहे हैं। और रटना जो है वो निगेटिव वर्ड है। रटना आ जाए किसी भी ऑप्शन में, या याद करना आ जाए, कंठस्थ करना आ जाए, तो ये चीजें क्या है, निगेटिव है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्वेश्चन भी कैसा है, निगेटिव, ऑप्शन भी निगेटिव, तो जो निगेटिव ऑप्शन रहेगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड समझ लिया, तो आप सीटेट में 150 क्वेश्चन में से 30-40 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड से। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है, संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, समग्र भाषा उपागम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है। यहाँ पे प्रवाह आप ध्यान रखिए। देखिए प्रवाह किसमें होना चाहिए, बोलने में प्रवाह होना चाहिए, भाषा में प्रवाह, यानी संप्रेषणात्मक उपागम होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। संप्रेषण करने के लिए आपको क्या चाहिए, भाषा चाहिए, बोलना चाहिए आपको। आप बोलेंगे तभी तो किसी को अपनी बात बताएंगे और किसी की बात को समझेंगे सुन के। तो संप्रेषणात्मक उपागम आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगा। पाठ के साथ अंतःक्रिया करना, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, प्रत्येक शब्द को पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना। देखिए पाठ के साथ जब आप अंतःक्रिया करेंगे तो उसके अर्थ को समझेंगे। आपको यहाँ पे बताना क्या है, पहले ये समझ लीजिए। अर्थ आधारित अधिगम गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी किस गतिविधि में आप अर्थ को नहीं समझेंगे, आपको ये बताना है। तो पाठ के साथ जब आप अंतःक्रिया करेंगे यानी उसको समझेंगे, अंतःक्रिया कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि पाठ में क्या कहा जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये तो नहीं होगा। क्वेश्चन कैसा है, निगेटिव, और ये पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें आप अर्थ को समझ रहे हैं। पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल तभी आप करेंगे जब उस चीज को समझेंगे। मान लीजिए आपने पक्षी पढ़ा है, कौवे के बारे में पढ़ा है, अगर आपको कौवे के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या आप नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तो उससे रिलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जब आप उसे पहली बार समझे रहे होंगे तभी उसको दोबारा उससे रिलेट कर पाएंगे और चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। प्रत्येक शब्द को पढ़ना, अब मान लीजिए आप कोई चीज को पढ़ रहे हैं, आपको उसको अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है कि आप जब पढ़ते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका अर्थ नहीं समझ में आता, तो इसमें अर्थ समझना जरूरी नहीं है, यानी ये निगेटिव है। तो निगेटिव क्वेश्चन है तो आंसर भी निगेटिव वाला सही होगा। पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना, जब आप किसी चीज को पढ़ेंगे अगर आप उसे समझ लेंगे तभी आप उस चीज को अपनी भाषा में दूसरों को समझा पाएंगे। इसमें भी अर्थ आपको समझना है, यानी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका सही है। आप सीटेट के एग्जाम में जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हो तो चारों ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा होता है कि एक ऑप्शन तो सही होता है लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन
क्वेश्चन में रहता है। तो आपको जो सबसे अच्छा है उसी को टिक करना है। तो इसके लिए आपको चारों ऑप्शंस पढ़ना होगा। अधिगम योजना के बारे में क्या सही है बताइए। लचीलापन का अभाव, बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, एक ही तरीके पर आधारित। सभी व्यक्ति में जो है या फिर सभी बच्चों में व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। तो एक ही तरीके से अधिगम आप नहीं करा सकते हैं कि एक ही तरीके से आप पढ़ाएं। अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है किसी भी बच्चे को, तो आप उसे दूसरी तरह से पढ़ाइए। ठीक। अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें केंद्र में अध्यापक होता है। अध्यापक बच्चे को क्या समझता है कि उसे, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे है जो पढ़ने में कमजोर है, तो अध्यापक क्या कहेगा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। लचीलापन का अभाव, बच्चे जो अलग हैं, उनकी योग्यताएं अलग हैं, उनकी रुचियाँ अलग है। तो आप एक ही तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। आपको लचीलापन होना चाहिए अधिगम में। इससे क्या है कि बच्चा एक विधि से नहीं सीख रहा है, तो आप उसे दूसरे विधि से सिखाइए। बाल केंद्रित होनी चाहिए अधिगम। ठीक। केंद्र में कौन होगा? बालक होगा। अगर बालक को नहीं समझ में आ रहा तो जैसे समझ में आए उस तरह आप पढ़ाइए। गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? त्रुटि विश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, शब्द विश्लेषण। तो गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन जो है त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। आप इसे याद कैसे रखेंगे? गलती को त्रुटि कहते हैं, तो गलती से त्रुटि हो गया। विश्लेषणात्मक यानी विश्लेषण, त्रुटि का विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगली वीडियो में फिर हम 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। जब आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।